रचयिता या वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता आर्यों के आगमन काल के बारे में, उनके विभिन्न कबीलों के बारे में, भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में एवं ऋग्वैदिक काल की विभिन्न नदियों के बारे में परिचर्चा करते हुए ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के बारे में हमारी जानकारी, समझ एवं सूचनाओं को और अधिक संज्ञानात्मक स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुख्यतः महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम ऋग्वैदिक अध्ययन काल के साक्ष्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर आर्यों के आगमन के बारे में चर्चा करेंगे, आर्यों के विभिन्न प्रकार के कबीलों के बारे में परिचर्चा करेंगे, आर्यों ने भारत के किन क्षेत्रों में निवास किया इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद के अंदर किन किन नदियों के नामों का उल्लेख मिलता है। आइए हम इस वीडियो लेक्चर के तहत संक्षिप्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में परिचर्चा करते हुए इनके विषय में हमारी सूचना में वृद्धि करते हैं। पृष्ठभूमि के तहत हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नवीनतम संस्कृति प्रकाश में आई उसकी संपूर्ण जानकारी जो कि वेदों से मिलती है, और वेदों से मिलने के कारण ही इस संस्कृति को हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस संस्कृति को शुरू करने वाले या इसके निर्माता आर्य थे, इसीलिए कभी कभी इस संस्कृति के बारे में आर्य सभ्यता शब्द का नाम भी प्रयोग किया जाता है। और आर्य शब्द के बारे में विभिन्न प्रकार की व्याख्या मिलती है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ जन, अभिजात्य जन, कुलीन वर्ग या स्वतंत्र वर्ग। वस्तुतः वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईसा पूर्व अस्तित्व में रही और ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य काउंट किया जाता है। आइए हम इस वीडियो लेक्चर के तहत विभिन्न पक्षों को समझते हैं। सर्वप्रथम पक्ष आता है कि ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के साक्ष्य कौन कौन से हैं या स्रोत कौन कौन से हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में हमने बहुत बड़ी चर्चा या विस्तृत स्तर पर परिचर्चा हमने कुछ देर पे फर्स्ट वीडियो लेक्चर के तहत की है, जिसके तहत हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों के तहत हमने उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण एवं महाकाव्य जैसे विभिन्न ग्रंथों की विस्तृत रूप से परिचर्चा की है। आप उस वीडियो लेक्चर को ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के पाठ वन के रूप में या साहित्यिक स्रोत के रूप में देख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात बर्तन जो मिट्टी से बने होते थे, और ये मृदभांड चूंकि चित्रित थे अर्थात चित्र बने हुए थे, और धूसर अर्थात ग्रे कलर के थे। खुदाई में हरियाणा के पास एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, जहां 13 कमरे वाला एक मकान मिला है, और पंजाब में भी 3 ऐसे स्थल मिले हैं जिनका संबंध हम ऋग्वैदिक काल से जोड़ सकते हैं। बोगजगोई जो एशिया माइनर अर्थात तुर्की के निकटवर्ती क्षेत्र में एक स्थान है, वहां पर हमें एक अभिलेख या एपिग्राफी मिली है, जिसके तहत हमें हित्ती राज्य के शासक एवं उनके मध्य हुई संधियों के बारे में परिचर्चा मिलती है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के रूप में उल्लेख मिलता है। साहित्यिक साक्ष्य के बारे में हम जैसे कि कह चुके हैं कि 10 मंडल वाला ऋग्वेद मिलता है, जिसमें पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा हुआ लगता है। अब सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि आर्य किस तरीके से भारत में आए। आर्यों के आगमन के बारे में विभिन्न विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद है, और मतभेद का कारण यह है कि आर्यों के बारे में हमारी वर्तमान सूचना का आधार एकमात्र है केवल और केवल ऋग्वेद या विभिन्न प्रकार के वैदिक ग्रंथ, और दूसरे पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी है। इस कारण विभिन्न प्रकार के मतों में विभिन्न भिन्नता दिखाई देती है। विंटरनेट जैसे महोदय ने माना है कि 2500 ईसा पूर्व में ये आए। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी व्याख्या 6000 ईसा पूर्व में निर्धारित की है। महत्वपूर्ण इतिहासकार मैक्स मुलर ने इनका समय 1500 ईसा पूर्व माना है, और आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में सर्वाधिक प्रमाणित मत यह है कि ये आल्पस पर्वत जो कि यूरोप में अब स्थित है, यूरेशिया अर्थात एशिया और यूरोप के मिलन स्थल के क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों से ये आए। और वर्तमान समय में मैक्स मुलर का मत ही सर्वाधिक स्वीकृत है कि
आर्य 1500 ईसा पूर्व के लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में आए। और ये आए कहाँ से? तो ये आए यूरेशिया क्षेत्र, जो एशिया एवं यूरोप के मिलन क्षेत्र है, जहाँ मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ से आर्य विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आए। आर्यों के कबीले कौन कौन से थे अर्थात आर्यों के ग्रुप्स कौन कौन से थे, इसके बारे में डॉक्टर जैकोबी के अनुसार भारत में कई बार आर्यों ने आक्रमण किया और उनकी एक से अधिक या बहुत सारी शाखाएं भारत में आई या ग्रुप्स में आए। सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत। इसके शासक ने त्रिशु नाम का इसका शासक था। संभवतः सृजन व कृबि भी उनसे संबंधित थे। ऋग्वेद में आर्यों ने जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें पुरु, यदु, तुर्बस, अनु, द्रुह आदि प्रमुख थे। ये पंचायन के नाम से जाने गए। यदु और तुर्बस को दास कहा जाता है। यदु और तुर्बस के विषय में ऐसा माना जाता है कि इंद्र उन्हें बाद में लाए थे। यह भी ज्ञात होता है कि सरस्वती, द्वेषदती और अपाया नदी के किनारे भरत कबीले ने अग्नि पूजा की थी। तो वस्तुतः आर्य विभिन्न प्रकार के कबीले या ग्रुप में भारत में आए और इनके ग्रुपों के अलग अलग नाम थे जो हमने देखे, पुरु, यदु, तुर्बस, अनु, द्रुह, ब्रह्म आदि। आर्यों का अब महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आर्य या वैदिक संस्कृति के निर्माता भारत में आ तो गए, लेकिन उनका भौगोलिक क्षेत्र या भूगोल कहाँ तक फैला हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ और उन्होंने सर्वप्रथम सप्त सैंधव नदी क्षेत्र में बसना प्रारंभ किया। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों के कारण ही इस प्रदेश को सप्त सैंधव कहा गया, जिसके अंदर सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, व्यास, परुष्णी, झेलम, अस्कनी, चेनाब आदि नदियां है। वस्तुतः ये ब्लू शब्द में लिखे हुए वर्तमान नाम है एवं ब्लैक शब्द में लिखे हुए इनके ऋग्वेदिक नाम है। कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ये है कुम्मा या काबुल नदी, कुर्रम, गोमती, सुबास्तु आदि। इससे पता चलता है कि इनका विस्तार अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी था। हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हिमालय की एक चोटी के रूप में मुंजवत पर्वत कहा गया है। सोम के लिए प्रसिद्ध थी और इस प्रकार आर्य हिमालय से परिचित थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अविभाजित पंजाब एवं राजस्थान का कुछ क्षेत्र था। सिंध तक के क्षेत्र से ये परिचित थे। हालांकि इनका उत्तर या पूरब की ओर विस्तार अधिक नहीं हुआ था। वर्तमान समय में ये सिंधु, सतलज, सरस्वती, व्यास, रावी, झेलम आदि नदी क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही निवास कर रहे थे। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर अपना कब्जा किया और इस क्षेत्र को उन्होंने ब्रह्मवर्त या आर्यव्रत नाम रखा। आर्यव्रत से आगे बढ़कर आर्यों ने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके नजदीकी क्षेत्रों पर कब्जा किया और इसे ब्रह्म ऋषि देश कहा। अर्थात हरियाणा के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मवर्त या आर्यव्रत नाम रखा और हरियाणा से गंगा यमुना के दोआब अर्थात इलाहाबाद तक के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्म ऋषि कहा। इसके बाद हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करके उसे मध्य प्रदेश कहा या मध्य प्रांत कहा। अंत में बंगाल, बिहार व दक्षिण व पूर्वी भागों पर कब्जा करके समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और कालांतर में इसे आर्यवर्त नाम दिया गया। मनुस्मृति में सरस्वती एवं द्वेषदती नदियों के मध्य के भाग को भी ब्रह्मव्रत के नाम से पुकारा गया है। इस प्रकार हमने इस स्लाइड के अंदर यह देखा कि विभिन्न क्षेत्रों को उन्होंने किन किन नामों से पुकारा एवं उनके नामकरण के आधार पर ही उनकी शासन सत्ताएं स्थापित होने लगी। ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा हुई है और भुज्य की नौका वाली घटना की एक कहानी आती है जिसमें उसकी जल यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। वैदिक तोल की इकाई मन में बेबीलोन की इकाई मन में समानता भी समुद्र यात्रा पर प्रकाश डालती है। ऋग्वेद के 2 मंत्र 9वें व 10वें मंडल में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। पर्वत के तहत ऋग्वेद में हमें आर्य हिमालय पहाड़ से परिचित थे, परंतु विंध्याचल या सतपुड़ा का उल्लेख नहीं होता। कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के नाम आते हैं जिनमें हिमवत, मंजुवत, शपर्णावन, आर्जिक और सोम आता है। मरुस्थल के रूप में ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया है। आर्यों का संभवतः मरुस्थल का ज्ञान तो था, क्योंकि इस बात की परिचर्चा की जाती है कि पर्जन्य ने भी मरुस्थल को करने योग्य बना दिया था।
क्षेत्र प्रारंभिक वैदिक साहित्य में केवल एक क्षेत्र गांधारी की चर्चा मिलती है और इसकी पहचान पेशावर और रावलपिंडी के रूप में की गई है। अब अंत में हम इस वीडियो लेक्चर के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना देखते हैं कि ऋग्वेद काल में कौन कौन सी नदियां थी। ऋग्वेद काल में हमें लगभग 25 के लगभग नदियों के बारे में सूचना मिलती है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उनके लिए प्राणदायी नदी थी सिंधु नदी, जिसका वर्णन अनेकों बार विभिन्न प्रकार के मंत्रों में आता है। यह सप्त सैंधव क्षेत्र के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित थी। इसके अलावा कुम्र, गोमती, कुम्मा और सुबास्तु नामक नदियां पश्चिमी किनारे में सिंधु की सहायक नदी थी। पूर्वी किनारे पर सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी थी और व्यास नदी के तट पर ही इंद्र ने उषा को पराजित कर दिया था और रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस प्रकार की कथा हमें ऋग्वेद में मिलती है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया। सिंधु नदी के द्वारा ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय होने के कारण इसे सुबासा व उपरावर्ती भी कहा गया। ऋग्वेद में सिंधु नदी की परिचर्चा अनेकों बार व बहुत बार की गई है। वस्तुतः इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों के आगमन के बारे में, उनके आगमन के काल के बारे में, उनके विभिन्न प्रकार के समूह या ग्रुपों के बारे में, एवं फिर हमने यह समझने का प्रयास किया कि ऋग्वेद काल के आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों को जीता उनके क्या क्या नाम दिए। साथ में हमने यह भी पढ़ा कि उनकी विभिन्न प्रकार की नदियाँ कौन कौन सी थी।